अभी तक हमने आपको पिछली वीडियो में ओम के नियम को विस्तार से समझाया। अब हम ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध की विस्तार से चर्चा करते हैं कि सबसे पहले हम प्रतिरोध जो है किन कारकों पर निर्भर करता है। एक तार हमने लिया नंबर 1, ये 2 पॉइंट में हमने जोड़ा, एक में प्लस और एक माइनस जोड़कर देखा। इसका हमने जांच करेंगे कि इसका प्रतिरोध क्या है। तो दूसरा हम इसी प्रकार का तार लेंगे जिसको हम दुगना कर देंगे, मतलब 2 तार के बराबर हम एक बड़ा तार लगाएंगे और फिर जांच करेंगे इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। और एक तार ऐसा लेंगे कि जो मोटा होगा, समान धातु, जैसे मान लीजिए हमने तांबे का एक पतला तार लिया और उसका प्रतिरोध जांच करके देखा कि प्रतिरोध कितना है। फिर हमने उससे दुगने भाग का लिया, फिर जांचा और उसी तांबे का एक मोटा तार लेकर जांच किया और फिर एक चौथे नंबर पर हमने समान तार है लेकिन धातु अलग अलग है। तो जब हम इसको जांच करेंगे तो हमारी अलग अलग रीडिंग आएगी। तो क्या आएगी ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो प्रतिरोध उनके पदार्थ पर निर्भर करता है, प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, प्रतिरोध मोटाई पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले देखें, अगर हमने पहले नंबर 1 पर देखा प्रतिरोध को जो नाप लिया तो उसकी तुलना हमने उससे की, जब उसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, यानी प्रतिरोध लंबाई पर भी निर्भर करता है। अगर इसका मोटाई बढ़ा दें तो प्रतिरोध घट जाता है। अब आप कहेंगे बच्चों ऐसा कैसे होगा कि प्रतिरोध मोटाई पर क्यों घट जाता है। उसका मूल कारण है कि जैसे हमने कल पाइप की चर्चा की थी, जिस प्रकार पाइप में बड़े आसानी से फ्लो करता है, यानी पानी जो है बड़े आसानी से बह सकता है, उसी प्रकार प्रतिरोध भी मोटे तार में आसानी से चल सकता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए, बहने के लिए ज्यादा स्थान मिल जाता है, तो आसानी से बहता है। तो आसानी से बहेगा तो प्रतिरोध कम होगा। समझ गए बच्चों कि मोटाई यानी मोटी जो उसी धातु की चीज होगी तो वो आराम से प्रतिरोध जो है मतलब कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से बहेंगे। समझ गया ना। इसी प्रकार अब हम चर्चा कर लेते हैं दूसरी। मान लीजिए पहले हमने तांबे का तार लिया, अब हमने दूसरी धातु माने लोहा ले लिया, तो लोहे से चेक करके देखेंगे तो दोनों में अंतर होगा। उसकी धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, और एक प्रकृति और है जिस पर भी निर्भर करता है, यानी टेम्परेचर। यदि हम उसको गर्म कर देंगे, यानी दो के ताप में अंतर होगा, तो प्रतिरोध में भी अंतर होता है। ताप के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। समझ गए ना बच्चों। तो ये हमने आज चर्चा की। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तो बच्चों अब हम ओम के नियम के अनुसार एक एक से चर्चा कर लेते हैं और फिर निकालते हैं कि प्रतिरोध का और तार के पदार्थ पर या प्रकृति पर क्या संबंध है। तो देखिए, यदि हमने किसी चालक की एल लंबाई ली, क्या ली बच्चों, मान लीजिए हमने एक एल लंबाई ले ली। एल लंबाई का एक तार है और उसका अनुप्रस्थ काट में उसका क्षेत्रफल जो है उस तार का ए है। क्या है बेटा, ए हमने ले लिया। अब जब उसका क्षेत्रफल हम बढ़ाते या घटाते हैं तो क्या अंतर आता है। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध जो लंबाई के यानी तार की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब है कि तार जितना लंबा होता जाएगा उतना प्रतिरोध बढ़ता जाता है, और इसलिए आर प्रोपोर्शनल यानी आर समानुपाती एल, और क्षेत्रफल बढ़ने से अनुप्रस्थ काट बढ़ने से घटता है। तो इसका मान व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। आर व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/a प्रोपोर्शनल आर प्रोपोर्शनल 1/a। अब हम दोनों को संयुक्त कर देते हैं, तो संयुक्त करने पर बनेगा आर प्रोपोर्शनल यानी आर समानुपाती L/A। अब हम इसमें एक नियतांक ले लेते हैं,
रो, इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं, तो आर रो 1/L/A। तो रो को अनुपातिक स्थिरांक या नियतांक कहते हैं। चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। तो बच्चों, हमने ओम के नियम के अनुसार जो तार होते हैं, आपने देखे होंगे कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं, जैसे प्रेस, इस्त्री या बल्ब, इनका फिलामेंट जो बनाए जाते हैं वो मिश्र इसलिए बनाए जाते हैं कि उनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। बढ़ने से क्या फायदा होता है? जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उनमें रुकावट पैदा होती है। जब रुकावट होती है तो इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, इसलिए वो गर्म हो जाता है तार, और गर्म हो जाता है तो या तो चमकने लगता है या तो टेम्परेचर इसका ताप बढ़ जाता है। तो इसलिए हम मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। अब हम चर्चा कर देते हैं रबड़ और कांच। तो रबड़ और कांच की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो सबसे अधिक होती है, जिससे कि प्रतिरोधकता ज्यादा होगी तो उसमें फिर इलेक्ट्रॉन नहीं बहेंगे, धारा नहीं बहेंगी, और उसको कुचालक कहते हैं। तो हमें कुचालक तार की जरूरत पड़ती है, चालक की भी और कुचालक की भी। पदार्थ का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ही ताप परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हैं, यानी उसको हीट गर्म करते हैं तो चेंजिंग आ जाता है। जितना गर्म करते जाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती जाती है। अब हम चर्चा कर लेते हैं प्रतिरोधों के या निकाय का जो प्रतिरोध है उनको संयोजित करते हैं। एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध जोड़कर देखते हैं तो क्या चेंज आता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे श्रेणी क्रम, ठीक है ना। देखो बच्चों, इसमें हमने 3 प्रतिरोध लिए हैं, R1, R2, R3। तीनों को श्रेणी क्रम में एक दूसरे से जोड़ रखा है, और इसमें वोल्टेज लगा रखा है, एमीटर रखा है, ये मेरी बैटरी है। और जैसे हम कुंजी से इसको खोलते हैं और इसकी हम टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं क्या चेंजिंग आता है। तो एक तो है श्रेणी क्रम इस तरह से जोड़ते हैं, और समांतर क्रम में ये जो एक समांतर R1, R2, R3 जोड़ करके इसको टेस्ट करते हैं। तो दोनों में अंतर है, और जांच करके ये प्रैक्टिकल में भी हम आपको बताएंगे। अब हम गणना करके भी बताना चाहते हैं। श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वोल्टेज है, इसमें वोल्टेज में जो अलग अलग प्रतिरोध जोड़ने पर अलग अलग वोल्टेज हमें प्राप्त होंगे। तो मान लेते हैं कि तीनों प्रतिरोधों पर वोल्टेज अलग अलग होंगे। भले ही एक वोल्टेमीटर में लगाया है तो V1, V2, V3, ठीक है ना। तो बच्चों B जो टोटल तीनों का जो वोल्टेज योग होगा वो V होगा, V के बराबर होगा। इसी प्रकार अब इसमें हमने प्रतिरोध अलग लगाए हैं R1, R2, R3, और इनको हम चेक करते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार B बराबर IR सूत्र होता है। क्या होता है? देखो बच्चों, B बराबर IR, ठीक है ना, IR। तो अब हम देखते हैं V1 का मान। तो जब हम V1 का मान चेक करेंगे, यानी वोल्टेज चेक करेंगे, तो V1 बराबर होगा IR1। यहां पर देखिए धारा एक निश्चित रहेगी, धारा समान रहेगी, ठीक है ना। प्रतिरोध के बढ़ने घंटे से वोल्टेज पर प्रभाव पड़ेगा, तो धारा का जो निश्चित होने के कारण तो V1 बराबर IR1, ठीक है ना, एक प्रतिरोध के लिए। दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 IR2 हो जाएगा दूसरे प्रतिरोध के लिए, और V3 यानी V3 का मान IR3 हो जाएगा। अब हम जोड़ लेते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं, कुल निकालेंगे। तो IR बराबर IR1 प्लस IR2 IR3, यानी B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। तीनों को इस समीकरण में हम मान रख देंगे। फिर हम कॉमन ले लेंगे, I को कॉमन ले लेते हैं, तो IR1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ धारा वोल्टेज V का जो मान है वो I गुणा R1 प्लस R2 निकलेगा, I दोनों तरफ कट जाएगा। इस प्रकार जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध
कुल प्रतिरोध है यानी तुल्य प्रतिरोध है वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम बच्चों समांतर क्रम में चर्चा कर लेते हैं। समांतर क्रम में चर्चा है कि जो प्रतिरोधों के ज्वाइंट हैं, प्लस को एक जगह प्लस में जोड़ेंगे, माइनस को माइनस में जोड़ेंगे, तो इसको हम समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें भी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसका वोल्टेज चेक करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें धारा परिवर्तित हो जाएगी। देखिए जब हम इसमें जाएंगे तो इसमें धारा I1 बहेगी R1 के साथ, और दूसरे में R2 I2 और तीसरे में I3, यानी वोल्टेज इसमें स्थिर रहेगा और धारा बदलेगी। क्योंकि जब हमने बताया था ओम के नियम के अनुसार कि जब प्रतिरोध बढ़ या घट जाता है तो धारा पर प्रभाव पड़ता है, वोल्टेज स्थिर रहते हैं। तो यहाँ पर हम I का मान यानी तीनों I को जोड़ लेंगे, नहीं धारा प्लस I2 प्लस I3 तीनों का जोड़ करके I बराबर मान लेते हैं। अब हम I1 बराबर यहाँ पर जो I का ज्ञात करेंगे तो I बराबर B/R, B/R का मान निकालते हैं ओम के नियम के अनुसार। I बराबर B/R, I2 बराबर B/R2, I3 बराबर B/R3 और I का मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। इसमें समीकरण 1 में नाम मान रखते हैं तो इनको हम I का मान है तो B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3 और तीनों को योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं और B को हम कॉमन ले लेंगे तो B इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3 और पहले समीकरण से तुलना कर देते हैं तो B दोनों में कॉमन होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है R1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार समांतर क्रम में जो निकल के आएगा वो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आएगा। अब हम एक बढ़िया सा एक अनुमान रोचक तरीके से समझते हैं कि प्रतिरोध व्यवहारिक रूप से ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों ध्यान दें, जब हम लोग खेलते हैं एक दूसरे के साथ, बच्चे खेलते हैं एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं। हमने दाएं हाथ को बाएं हाथ से दूसरे को पकड़ा, एक घेरा बनाया या लंबाई बनाई, तो इस तरह का जो ज्वाइंट होगा उसको बच्चों हम यहाँ पर जो दिखा रहे हैं वो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी मतलब है कि तीनों का जो योग है तो टोटल प्रतिरोध के बराबर होगा। इस तरह के प्रतिरोध को हम इस प्रकार को श्रेणी क्रम कहते हैं, यानी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। दूसरा समांतर क्रम क्या होगा। समांतर क्रम होता है जब एक छात्र आगे खड़ा हुआ है, उसके पीछे खड़ा हुआ है और तीसरा तीसरे के पीछे खड़ा हुआ और तीनों के साथ तीनों के हाथ एक साइड दाएं के दाएं तरफ बाएं के बाएं तरफ हो। ऐसी स्थिति तक आप सबने वीडियो के माध्यम से प्रतिरोध के बारे में सैद्धांतिक रूप में यानी थ्योरेटिकल रूप में समझा कि प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है वस्तु की प्रकृति यानी पदार्थ पर, उसके अनुप्रस्थ कारक पर, उसकी लंबाई पर और टेम्परेचर। चार जो कारक हैं उनको हम एक एक से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अब हम प्रैक्टिकल के माध्यम से, अभी तक हमने जो भी वीडियो में बताया है वो आपको डायग्राम के रूप में समझाया है और थ्योरेटिकल समझाया है। अब हम प्रैक्टिकल पर आ जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं उपकरण को समझा देता हूँ। तो देखिए हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है ना। तो हमने एक बैटरी ले रखी है और ये आमीटर है, इसमें ए लिखा हुआ है, आमीटर है, इसमें प्लस और माइनस, लाल रंग का प्लस है और ब्लैक रंग का जो काले रंग का माइनस है। और ये बीच में हमने एक कुंजी लगा रखी, जो बार बार हम कुंजी की बात करते हैं तो ये स्विच है जिसमें ऑन और ऑफ का सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो ये बना रखा है। तो अब देखिए जब हम इसको ये बंद होता है, जब ये काम नहीं, देखिए इस समय ये आप देख रहे हैं कि सर्किट काम कर रहा है, इसमें बंद सर्किट है, धारा बह रही है। अब खुला सर्किट कब होगा, हम इसको बंद कर देंगे, देखिए अब नहीं बह रही धारा, इसलिए खुला सर्किट हो गया। तो एक हमारा सर्किट तैयार हो गया, जो कि हम डायग्राम में समझाते थे वही चीज़ ये जोड़ करके हमने सर्किट तैयार कर लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि विभिन्न प्रकार के तारों में प्रतिरोध कम ज़्यादा कैसे होता है, इसको आप समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें तार का परिचय करा देते हैं। देखिए हमारे पास एक तार है,
ये एल्युमिनियम धातु का हमने ले रखा है। इससे हमें पता चलेगा कि एल्युमिनियम में का प्रतिरोध कम ज़्यादा होता है, समझेंगे। एक उसी प्रकार की हमने समान माप की एक रॉड ले रखी है, ये लोहे की बनी हुई है, ठीक है ना, आयरन की बनी हुई है। और हमने एक तार और ले रखा है, ये निक्रोम का है, ये तार निक्रोम को ले रखा है। और ये हमारे पास तांबे का, ये तांबे का भी हमारे पास एक तार है। और हम सबके हम अलग अलग नाप करके देखेंगे कि किस में प्रतिरोध कम है या ज़्यादा है। और ये पतले तार और मोटे तार, ये हम आपको थ्योरेटिकल तो समझा चुके हैं, अब हम एक एक से प्रैक्टिकल समझाते हैं। तो सबसे पहले हम इस तांबे के जो तार है इसके अंदर देख रहे होंगे आप, इसमें तांबे का जो तार कई है और इसका प्रतिरोध नापते हैं कि कितना है इस समय और ये कैसे काम कर रहा है। तो देखिए इसमें ये हमने इसमें हमने सर्किट को जो है बंद कर रखा है। देखो इसमें धारा बह रही है, देखिए मीटर में रीडिंग आ रही, इसकी मानी धारा बह रही है। अब देखें इसमें इसको तार को लगा के देखते हैं कि कितनी धारा। देखिए सबसे पहले चेक करते हैं इस समय कितनी है। तो इस समय रीडिंग है 0.8 यानी 0.8 एम्पियर जो है धारा इसमें बह रही है। अब हम देखते हैं इसको नाप करके कितनी है। तो देखिए इसमें हमने तार लगाया है, ये कौन इस प्लस को लगा दिया और ये माइनस को लगा दिया। अब देखते हैं तो देखिए अब 0.8 की जगह रह गया ये 0.7। तो 0.7 इसकी मतलब है कि धारा इसमें घट गई, इसमें कुछ प्रतिरोध हुआ, इसके कारण धारा कम हो गई। अब हम दूसरा तार लेते हैं। अब हमने ले लिया निक्रोम का, ये वाला तार निक्रोम का है, इसको हम भी चेक करते हैं। तो इसमें धारा का क्या अंतर आता है। देखिए इसमें हमने एक पॉइंट लगाया और ये दूसरा पॉइंट इसमें लगाया और धारा अब देखिए ये और कम हो गई, यानी इसमें 0.6 के लगभग 6 पॉइंट कुछ ऊपर है। तो ये इसका इस प्रतिरोध यानी इस तांबे के तार से इसका प्रतिरोध ज़्यादा हुआ, इसलिए धारा कम बह रही है। अब हम थोड़ा मोटा तार लेते और वो धातु ले लेते एल्युमिनियम का। देखिए तो एल्युमिनियम के देखते हैं एक पॉइंट लगाया हमने, गौर से देखेंगे आप लोग, और दूसरी तरफ दूसरा देखिए ये लीजिए और कम हो गया है ना, 0.5 लगभग बराबर है, यानी 0.6 से भी कम एम्पियर धारा से बह रही है। तो इसका मतलब है इसका प्रतिरोध इस तांबे के तार से ज़्यादा है, इसलिए इसकी धारा का मान घट गया। अब हम लोहे का देखते हैं। देखिए आप लगभग बराबर है और ये देखिए बराबर है, दोनों है ना बराबर, और ये एल्युमिनियम के और ये लोहे का बराबर एक सा तार है। तो अब लोहे का देखते हैं। तो लोहे के तार में इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए इसमें अब हमने इसको लोहे के तार का एक पॉइंट लगाया माइनस और ये प्लस को जोड़ा, तो देखिए ये और कम हो गया, ठीक है ना, ये 0.5 के लगभग इसमें प्रतिरोध आ रहा है। तो देखिए इसमें हाँ ये देखिए ये 0.5 रह गया, इसके के लगभग रह गया। इसका मतलब है कि लोहे का जो प्रतिरोध है वो एल्युमिनियम के तार से प्रतिरोध से अधिक होता है, इसलिए धारा कम बह रही है। अब देखिए हम लंबाई से तुलना करते हैं प्रतिरोध की, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने देखिए हमने ये दो ये तार जो पन्नी ले रखी हैं, ये भी धातु की बनी हुई है ना। तो अब हमने इसमें एक तो देखिए इसमें नाप करते हैं। इसमें इस समय लगभग आ रहा है 0.7 इसमें आ रहा है, एम्पियर धारा बह रही है। और अब हम बड़ी में देखते कितनी बह रही है। तो बड़ी वाली यानी दुगनी के बराबर लगाते हैं। तो इसमें 0.6, इसका मतलब है कि इसमें प्रतिरोध ज़्यादा है, लंबाई पर ज़्यादा जो है प्रतिरोध होता है और कम लंबाई प्रतिरोध कम होता है। ठीक, तो लंबाई पर निर्भर करता है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाती है तो प्रतिरोध। आपको हमने अभी जो पढ़ाया था सैद्धांतिक रूप से और डायग्राम के रूप में बताया था कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो देखें इसमें, और सर्किट हमारा वही है, सब कुछ वही है। नई चीज़ इसमें प्रतिरोध है हमारे पास। तो देखिए उसमें 3 प्रतिरोध, 1 2 3। तो ये अलग अलग जो है ओम के प्रतिरोध है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम। तो अब देखिए एक का प्लस, दूसरे का माइनस, दूसरे का माइनस, दूसरे का प्लस और दूसरे का माइनस प्लस, और सर्किट में हमने जोड़ रखा है। तो ये हमारा पूरा सर्किट बन गया। और इस प्रकार के जोड़ने को आप देख रहे होंगे, इस क्रम को हम क्या कहते हैं,
श्रेणी क्रम। तो ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इन तीनों का प्रतिरोध का जो योग है वो सबके योग के बराबर, माने जैसे इसका 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, तो 2 और 1 3 और 3 6 ओम। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध 6 ओम होगा। तो इसको सर्किट का पूरा करके देख लेते हैं। तो देखिए इसका एक पॉइंट हम यहाँ जोड़ा हमने, और एक इससे प्लस से और एक माइनस, देखिए रीडिंग आ गई ना। तो इससे हमने ये सीखा कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में इसका जोड़ा जाता है। अब देखो हम अलग अलग रीडिंग देखते हैं प्रतिरोध की। तो पहले हम हटा देते हैं, पहले हम एक प्रतिरोध करते हैं, ठीक है ना, 2 हटा देते हैं, ये 2 प्रतिरोध हमने हटा दिए। अब हम एक की रीडिंग लेते हैं, तब कितना है देखिए। तो देखिए अब हमने रीडिंग देखी, गौर से देखना आप लोग, जब 1 ओम देखिए तब रीडिंग आ रही है ये 0.6 एम्पियर। ओके, अब हम दूसरा प्रतिरोध इसमें लगा देते हैं। तो देखिए आपको दूसरा हमने ये देखिए श्रेणी क्रम में, और इसको इसके साथ जोड़ दिया है ना, और इसका हमने कनेक्शन ले लिया, ठीक है ना। हमने इसमें 2 प्रतिरोध जोड़े, 1 ओम और 2 ओम, यानी 3 ओम का प्रतिरोध। अब हम रीडिंग देखते हैं, तो ये देखिए, और ये कम हो गए, इस धारा का मान 0.5 रह गया। इसकी माने प्रतिरोध बढ़ने के कारण धारा और कम हो गई। इसी प्रकार अब हम तीसरा भी जोड़ेंगे, तीसरे को संयोजन करके देखेंगे। तो देखिए इसमें, और इसके साथ हम इसका संयोजन कर देते हैं। तो ये तीसरा हो गया हमारे पास, और इसकी रीडिंग हम यहाँ जोड़ लेते हैं, और इस प्रकार जो है ये 3 देखिए आ गया, और कम हो गया, यानी 0.5 से भी कम हमारा धारा बहने लगी, क्योंकि प्रतिरोध हमारा बढ़ गया, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम बहेगी, जो हम ओम के सिद्धांत से हमने सीखा है, ठीक है ना। तो इस क्रम को कहते हैं श्रेणी क्रम। अब हम सीखते हैं समांतर क्रम। अब हम लोग, अभी तक हमने श्रेणी क्रम को समझा, अब समांतर क्रम समझते हैं। उसके समझने के लिए देखो, इसमें हमने ये प्रतिरोध 3 ले रखे हैं, वही 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। तो तीनों के पॉइंट एक ही जगह हैं, एक प्लस प्लस और एक तरफ माइनस माइनस। श्रेणी क्रम में था, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ा गया था। इसमें प्लस प्लस एक साथ, माइनस एक साथ। तो इसी क्रम को हम पार्श्व क्रम या समांतर क्रम कहते हैं। अब इसमें हमने वोल्ट मीटर को भी जोड़ रखा है, ठीक है ना। तो वोल्ट देखेंगे अब हम, तो इसको रीडिंग, इसके जोड़ने से क्या अंतर आता है। तो देखिए इसको हमने इसमें प्लस में जोड़ा और इसको माइनस से जोड़ा, और रीडिंग देखते हैं। देखिए एमीटर हमको बता रहा है, ये आमीटर में भी आ रहा है, और वोल्ट मीटर बहुत कम वोल्टेज है, इसलिए ये देखिए इसमें आ रहा है 0.6 एम्पियर इसमें धारा बह रही है। तो समझ गए ना बच्चों, ये श्रेणी क्रम का, ये समांतर क्रम कहलाता है, और वो जो है श्रेणी क्रम आपको हम बता चुके। तो ये तो हम समांतर क्रम कहते हैं। इसमें प्लस प्लस एक जगह, माइनस माइनस एक जगह होता है। इस प्रकार प्रतिरोध को संयोजन करके प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे ना कि जो हम थ्योरेटिकल सीखते हैं और प्रैक्टिकल, तो हमने प्रैक्टिकल भी आपको सिखाया, थ्योरेटिकल भी सिखाया, और आपको ये स्थायी ज्ञान हो जाना चाहिए। और बड़ी कक्षाओं में ये बहुत काम की चीज़ है। बड़ी आप लोग उसको नोट करेंगे, सर्किट बनाएंगे। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न 4 में क्या है, और उसका हम जवाब देते हैं कि विद्युत टोस्टरों में स्त्रियों में तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु का प्रतिरोध अधिक होता है, जो मैंने पहले बता चुके हैं। प्रतिरोध अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन रुकेंगे, वो टकराएंगे और उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, या तो चमक उत्पन्न होगी या उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए उनका होना जरूरी है। एक चीज और इसमें आ जाती है, जो मिश्र धातु होती है उनकी जो ऑक्सीकरण नहीं होता, एक बहुत महत्वपूर्ण बात। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, उसका जो पिघलने का जो है वो जो है बढ़ जाता है, मतलब जल्दी वो पिघलता नहीं है। मतलब अगर सादा धातु लेंगे तो वो जल्दी पिघल जाती है। जैसे हम सोना, तांबा, चांदी को अगर शुद्ध धातु है गर्म करेंगे जल्दी पिघल जाती है। लेकिन यदि उसमें लोहा मिला दें, मिक्स कर दें, या अन्य धातु मिला दें, पीतल मिला दें, तो उसका जो पिघलने का जो पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, यानी गलनांक उसका बढ़ जाएगा, और सादा पिघलेगा नहीं, तो इसलिए ज़्यादा देर तक चलेगा। तो इसके कारण भी हम उसमें मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम इस्त्री में अथवा प्रेस हीटर में निक्रोम धातु का प्रयोग करते हैं, इसमें निकेल और अन्य धातु का मिश्रण होता है।
और जो टेस्टर होता है उसमें भी निक्रोम का प्रयोग करते हैं, और बल्ब में हम टंगस्टन का। तो बच्चों 12/6 जो आपकी किताब में प्रश्न है उसको हम पढ़ते हैं, फिर उसका हल दिखाते हैं। तो प्रश्न है कि दिए गए पदार्थ के चालक है उसकी लंबाई L और A मोटाई यानी क्षेत्रफल का तार का प्रतिरोध 4 ओम है। यानी कोई तार दिया गया है जिसकी लंबाई L मान ली है और A जो है उसकी मोटाई है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा। यानी दूसरा जो हम पदार्थ लेंगे, ये पदार्थ वही है लेकिन तार में कुछ चेंज करेंगे और उसमें हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए उसकी लंबाई जो है आधी 1/2 कर देते हैं, मोटाई को हम दुगना कर देते हैं। तो फिर क्या हल होगा तो चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसमें तार की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट यानी क्षेत्रफल A है, तो प्रतिरोध R बराबर दिया गया है 4 ओम। तो हम सूत्र लगाते हैं, सबसे पहले समीकरण में R1 बनाते हैं। तो R1 बराबर हमारा रो L अपॉन A, ये हमने ओम के नियम के अनुसार सूत्र किया था। तो R का मान 4 ओम है, बराबर 4 ओम कर देते हैं। द्वितीय तार दूसरा तार लेते हैं और उसका प्रतिरोध R2 मान लेते हैं। तो R2 बराबर रो L अपॉन 2/2A, ठीक है ना। यानी लंबाई आधी कर दी और हमने क्षेत्रफल दुगना कर दिया, रख दिया। मान रखेंगे और हल करेंगे तो जो रो है रो A/R L अपॉन A बराबर 1/4 R1 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमें पहले से प्राप्त है कि जो सूत्र है R1 का वो L अपॉन A है, हम मान रख देंगे। इसका मतलब प्रतिरोध का 1/4। अब हम प्रतिरोध का मान रख देते हैं। प्रतिरोध R1 हमें दिया है 4 ओम, तो 4 रख देते हैं, 4 से 4 कट जाता है, इसलिए 1 ओम। प्रतिरोध कितना रह जाएगा। तो बच्चों हमने अभी आपको आपके कोर्स के हिसाब से इसमें बताया है, इसमें थ्योरेटिकल बताया है, आपको न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल करके दिखाया है। आपको अच्छा लगा हो या इसमें कोई कमी हो, अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। यदि कोई मिस्टेक या गलती है तो कमेंट्स के बारे में भेजें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।